हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसा कि हर वीक हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड एंड खुद की जो साइकोलॉजी है उसको किस तरह बिल्ड किया जाए, अपने एक्सपीरियंस को किस तरह बेहतर बनाया जाए, मार्केट में जो हो रहा है उसके घटना के आधार पे कैसे खुद को अपडेट किया जाए, उसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो निफ्टी की अगर देखें, यानी मार्केट का जो सिनेरियो है, मंथली टाइम फ्रेम हिसाब से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। मगर अगर देखें कि कोई कैंडल किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। लास्ट वीक से पहले जो कैंडल नेगेटिव एक कैंडल शो किया था, उसके हाई के ऊपर अभी तक कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों ने बात किया था कि जो कैंडल पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि मार्केट कहां से पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी हो रही है। तो वीकली से नहीं मगर डेली से मार्केट में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी शो हो रही है। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे कि जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे है, जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे है, तब तक हम इसमें शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में कोई भी लॉन्गर या मिड टर्म के लिए कोई नेगेटिविटी अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। इसके आधार पे हम अगर देखें 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से कि मार्केट का सिनेरियो कुछ इस तरह है। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इसके जो क्वालिटी जोन है या अच्छे जोन है, ये आपको फिबोनाची प्लान करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आप स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क करके देखिए। जो फिबोनाची के जो पॉइंट आ रहे हैं, इस पॉइंट के आधार पे हम शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज जब भी प्राइस राइजिंग होगा, यानी प्राइस नीचे आने का जब भी प्राइस राइजिंग होगा, तब हम इसमें शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी के अगर हम वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से देखें, तो हमने इससे वीकली पहले भी बात किया कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिविटी है एंड उसमें ये नज़र भी आ रहा है। तो इसके जो क्वालिटी जोन है और पैरामीटर है, हम क्या देख रहे हैं कि इस लेवल से मार्केट में एक स्पाइक ऑफ मूव आया था। इस कैंडल से बाद मार्केट में स्पाइक ऑफ मूव आया था। तो ये एरिया मेरे लिए खास है फॉर शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। अदरवाइज मार्केट बैंक निफ्टी में उस तरह का कोई प्लस पॉइंट नहीं है, यानी इसमें हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है। एंड आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले, या 1 साल पहले इसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। तो अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो देखोगे कि मैंने इसको लेके पहले वीडियो बनाया था। ये अगर मेरे प्ले लिस्ट में जाओगे, फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर जाओगे, तो यहाँ पे एक स्टॉक है जिसको लेके मैंने वीडियो बनाया था, दैट इज ये वाला मल्टीबैगर पेनी स्टॉक फॉर 2024 अंडर 25। ये मैंने वीडियो बनाया था करीब 7 महीने पहले। तब उसका प्राइस चला था 25 के नीचे। तो स्टॉक प्राइस का क्या नाम है? इसका नाम है इन्फीबीम। इसका अगर नाम है इन्फीबीम एवेन्यू। जब मैंने वीडियो बनाया था 7 महीने पहले तो तब उसका प्राइस चला था करीब 22-23 चल रहा था, और उस लेवल से प्राइस ने करीब 90% रिटर्न दिया था, 42 रुपीज़ तक गया था। अभी प्राइस जिस लेवल पे है, क्या हमें दोबारा उसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है? उसका फंडामेंटल क्या सिनेरियो है, उसके आधार पे हम जांच करेंगे। तो इसका अगर फंडामेंटल देखें तो जैसे कि हमने बताया था कि इन्फीबीम क्या करता है। इन्फीबीम एक बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विस, ई कॉमर्स एंड अदर एंटी एक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो रिसेंटली इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया है, इसको पहले बात कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अगर आप रीड मोड पे जाओगे तो
दिखेगा कि कंपनी के अंदर रिसेंटली बहुत सारा चेंजेस आए। इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहिए। कोई भी कंपनी को लेके जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका डिटेल्स में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि इंडिया लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी है ये, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो 2024 में इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्लाइंट देखेंगे क्या है, ताज, ओबरॉय, आईटीसी, मेक माई ट्रिप, और ये तो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक के बाद यानी फॉरेन में अगर तो बुर्ज खलीफा, ईएमआर, डेमाक, डीएचएल, बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया के माने फॉरेन कंट्री में है। तो अभी क्या देख रहे हैं कि 2024 में कंपनी हैड फॉरवर्ड ऑफलाइन पेमेंट UAE by the offering QR code for payments at merchant outlets। ये कहा 2024 में हुआ है। एंड दिस इज द टू बी फॉलोड बाय द लॉन्च ऑफ टैप पे सॉल्यूशन UAE बाय 2024, यानी 24 में UAE में टैप पे जो सॉल्यूशन होता है, यानी आपको सिर्फ पे टैप करना होगा और ये पे हो जाएगा। इस तरह का जो मॉड्यूल है, पेमेंट सिस्टम है, ये कंपनी अपने अंदर ला रहा है। और क्या कर रहे हैं, कैपेक्स किया है कितने 2024 में 1.2 बिलियन कैपेक्स किया है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। यानी कंपनी कहीं ना कहीं, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं खुद को एक्सपेंशन करने के लिए लार्ज अमाउंट कैपेक्स कर रहे हैं। तो इसके रिसेंट फंडामेंटल ये हमको दिखाई दिया है। ओवरऑल अगर इसका फंडामेंटल देखें कि 2013 में इन लोगों का जो सेल्स था करीब 150 करोड़, ये बढ़ के हो चुका है करीब 3000 करोड़, यानी 20 टाइम्स इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है। एज वेल एज जहाँ पे यहाँ पे 2013, 14, 15 में नेट प्रॉफिट माइनस पे था, एंड 2016 पे जहाँ पे पहली बार नेट प्रॉफिट प्लस में आया था 9 करोड़, वहाँ पे अभी फिलहाल बढ़ के हो चुका है करीब 200 करोड़, यानी हाईएस्ट एवर कंपनी नेट प्रॉफिट शो कर रही है, हाईएस्ट एवर कंपनी अपना सेल्स शो कर रही है। ठीक है, अगर इसके बैलेंस शीट में जाए कि बोरोइंग लगभग नहीं के बराबर है, जहां पे रिजर्व क्या देख रहे हैं कि 2013-14 में जहां पे उनका 40 करोड़ ओनली रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुका है करीब 3000 से भी ज़्यादा। जहां पे इन लोगों का 2013-14 में फिक्स एसेट था करीब 25 करोड़ 45 करोड़, वहां पे अभी फिक्स एसेट है करीब 2000 करोड़ से भी फिक्स एसेट है। और भी कंपनी CWIP पे करीब 300 करोड़ अपना कैपिटल यूज कर रहा है, यानी और भी एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी खर्चा कर रहा है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर रेशियो देखें तब भी ठीक है, मगर ROC कम है, ROC कम है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं, क्या देखेंगे कि इसके जो प्रोमोटर होल्डिंग है कम हो रहा है। FI का होल्डिंग लगभग एक ही लेवल पे है। DI अपना धीरे धीरे करके पोजीशन बढ़ा रहे हैं, मगर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी कंपनी के अंदर पब्लिक होल्डिंग अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इशू रहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड के पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक होना चाहिए। मगर पब्लिक होल्डिंग के अंदर अगर देखोगे कि इनमें HNI का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, यानी करीब 30%, 65 के अंदर 30% करीब 30% नहीं 65 जो है टोटल परसेंटेज, उसमें 30 जो है ये HNI के है, यानी रिमेनिंग 35 जो है ये पब्लिक होल्डिंग है। तो अगर पब्लिक होल्डिंग में 30 या 35% से नीचे रहता है तो सही है, तो उसके आधार पर ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोटल 65% जो शो रही है ये ओवरऑल पब्लिक नहीं है, इसके अंदर HNI 30% स्टेक होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ शो हो रही है। और इनके अगर डिटेल्स में जाओगे, यानी कॉन्फ्रेंस कॉल के PPT में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी बहुत सारा पार्ट में अभी इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि एक्विजिशन ऑफ मेजॉरिटी स्टेक इन rediff.com। rediff.com दुनिया का एक पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उन लोगों का स्टेक ये लोग हायर कर रहे हैं। ये आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। देखिए, Infibeam हैव ओन 54% मेजॉरिटी स्टेक ऑफ rediff.com। ठीक है, और 26% स्टेक Infibeam किसका ले रहा है, डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम सोनी। यानी कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन करने के लिए इंडिया में एज वेल एज बाहर के दुनिया में भी अपना एक्सपेंशन कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं। ये मूव हुआ है, मूव विथ एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ठीक है, आपको ये डिटेल में पढ़ना होगा, कॉन्फ्रेंस कॉल, क्रेडिट रेटिंग्स, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ये डिटेल आप जितना पढ़ोगे आपको पता चलेगा कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या था, अभी क्या हो रहा है, और एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी क्या कर रही है। तो इसके आधार पे हम कंपनी को क्या जज कर रहे हैं कि ये कंपनी ओवरऑल जो प्रोसेस है ये अच्छा है, जो प्रोडक्ट कंपनी सर्विस दे रही है ये फ्यूचर में भी इनके ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो क्या करें, मैनेजमेंट क्या करें कि इंक्रीज द नेट टेक रेट इन द पेमेंट बिजनेस टू डबल डिजिट फ्रॉम 2025। तो 2025 में इन लोगों का जो नेट टेक रेट है ये डबल डिजिट में कन्वर्ट होने के लिए कंपनी मैनेजमेंट काम कर रही है उस एग्रेसिवली। तो ये हो गई फंडामेंटली बात। अभी टेक्निकल पार्ट अगर देखें इनके, अगर मंथली टाइम फ्रेम जाए तो क्या देखेंगे, कंपनी के अंदर उतना खास टेक्निकली कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ तो इशू हुआ होगा, इसके आधार पर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मगर रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं कि 2022 के बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने लगा है और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने लगा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर हो रही है और ये फंडामेंटली हम लोग इसके अंदर पढ़ाई भी किया। तो अभी जिस लेवल पे प्राइस रुका हुआ है ये एक क्वालिटी पैरामीटर जोन के अंदर प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से देखें तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है, यानी जो रेसिस्टेंस पॉइंट था कंपनी के, मेजोरिटी ऑफ रेसिस्टेंस पॉइंट था, अभी वो सपोर्ट एरिया बनते हुए नजर आ रहा है। जब भी प्राइस डाउन हुआ है, ये जो प्राइस नीचे आया है, डाउन साइड जो ट्रेंड था इसको भी ब्रेक किया है, और जब भी प्राइस नीचे भी आया डाउन साइड तब इसके अंदर वॉल्यूम भी उतना खास इंक्रीज नहीं हुआ है। यानी जब प्राइस ऊपर गया था जिस तरह का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, जब प्राइस नीचे आया उस तरह का वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ है। यानी जो लोग यहाँ पे या जो बिग प्लेयर यहाँ पे बाई किया है उन लोगों का मेजोरिटी स्टेक अभी भी बरकरार है। ये तो प्राइस का नेचर है कि प्राइस रन होगा एंड पुल बैक लेगा, उसके बाद फिर से दोबारा रन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर रन होने की प्रोबेबिलिटी होगा तब क्या होगा कि ये जो डाउनसाइड ट्रेंड चल रहा था, डाउनसाइड जो ट्रेंड था रन होने के बाद जो पुल बैक का जो डाउनसाइड ट्रेंड था, इसको ब्रेक करना जरूरी है। और प्राइस वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि इसको सक्सेसफुली ब्रेक किया है, तो ये ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर डेली टाइम फ्रेम हिसाब से देखें तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रहा है। ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, ये किसी भी तरह का एक बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। एक कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए फंडामेंटली एंड टेक्निकली किस तरह हम इसको जज कर पाए, ये सिर्फ उसका ही एक पार्ट है, ये एजुकेशन है। आप एजुकेशन पर्सपेक्टिव थ्रू इसको ही देखिए, अदरवाइज कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन मत ढूंढिए। तो इन्फीबीम फंडामेंटली एंड टेक्निकली कहीं ना कहीं एक पोटेंशियली शो हो रही है, जो इन फ्यूचर इनके अंदर ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी है फंडामेंटली एंड टेक्निकली। तो जैसे जैसे कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें पोजीशन अपना बिल्ड करते जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये कोई बाइंग एंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी को देखने का जो नजरिया होता है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इन्फीबीम एवेन्यू। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है तो कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। तो मिलते हैं एक अगले लर्निंग वीडियो पे। थैंक यू।